नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म साल 1875 में झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। केंद्र सरकार ने साल 2021 में बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। रांची स्थित मेमोरियल पार्क पहुंचकर प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि दी। प्रधानमंत्री ने उसके बाद संग्रहालय और पार्क का अवलोकन किया। ये संग्रहालय उसी स्थान पर बना है जहां भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। उस कमरे को संग्रहालय में बदलकर उनकी यादों को सहेजा गया है। 30 एकड़ में फैले पुराने जेल परिसर को पार्क और संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। परिसर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का नाम दिया गया है। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता के लिए संघर्ष का न सिर्फ बिगुल फूंका बल्कि सफल सशस्त्र क्रांति को अंजाम दिया। संग्रहालय में ही मुख्य भवन के सामने गंगा नारायण सिंह, भागीरथी माझी, वीर बुधु भगत, तेलंगा खड़िया, सिदो कानू, नीलांबर पीतांबर, दीवा किसुन, गया मुंडा और ताना भगत की 9-9 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के महान सपूतों का मौजूदा सरकार ने सम्मान किया है। आज़ादी के बाद वीरों का सम्मान नहीं हुआ। मेरा सौभाग्य है कि हमने याद किया है, अगली पीढ़ी को पहुंचाया है। एक अनुपम पहल की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन और इसके मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदाय के लिए शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत इस क्षेत्र के लोगों को बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये प्रयास विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करेगा। उन्होंने कहा, देश में दशकों तक जिन्हें वंचित रखा गया, मौजूदा केंद्र सरकार ऐसे ही वंचित लोगों को वरीयता दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें राष्ट्रीय राजमार्ग 133 के महगामा हंसडीहा सेक्शन के 52 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन का करना, NH 114A के बासुकीनाथ देवघर सेक्शन के 45 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन का करना शामिल है। पीएम ने रांची में IIIT के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखी। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें IIM रांची का नया परिसर, IIT ISM धनबाद का नया छात्रावास, बोकारो में पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट डिपो आदि शामिल है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त राशि DBT के जरिए जारी की। इससे 8 करोड़ किसानों को सीधे फायदा पहुंचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर संसद भवन परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मौजूद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बाड़मेर के बायतू में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस नेताओं द्वारा महिलाओं के बारे में दिए गए बयान की निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं दिल्ली से जल जीवन मिशन का पैसा भेजता हूं, लेकिन ये कांग्रेस के लोग आदतन मजबूर उसमें भी कमीशन खा जाते हैं। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि लूट करने वालों को सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनकी सजा पक्की हो जाए। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए चुनाव प्रचार बुधवार शाम थम गया। दोनों ही प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। अब उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने ताकत झोंक दी। बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो इंदौर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया।
पन्ना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सौसर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जबलपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आमला, बैरसिया और भोपाल में, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दतिया और सीधी में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बरही, सरेखा, लालबर्रा और जामुई में पार्टी का प्रचार किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए प्रचार के आखिरी दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायपुर में, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांजगीर चांपा में विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी प्रचार किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार और बेमेतरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में रोड शो किया। राजस्थान में चुनावी प्रचार जोरों पर है। इस बीच राजस्थान चुनाव से पहले कथित लाल डायरी के इन 4 पन्नों को सार्वजनिक कर उदयपुर वाटी से शिवसेना उम्मीदवार और गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सियासत में भूचाल ला दिया। बीजेपी ने लाल डायरी के पन्ने सार्वजनिक होने पर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि लाल डायरी का मतलब अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान चुनाव से पहले कथित लाल डायरी मामले को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विपक्षी दलों की साजिश बता रहे हैं। तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राज्य में बुधवार को नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केसीआर पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2023 में आपकी सरकार जाने वाली है, 2024 में कौन आएगा ये भारत की जनता तय करेगी। दिल्ली में कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता पहले से ही गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। अब यमुना में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के यमुना घाट में जहरीले झाग तैर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए। सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दिल्ली में यमुना छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र होती है यमुना नदी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि छठ पूजा से पहले यमुना का पानी कैसे साफ होगा। दिल्ली सरकार हर बार कुछ नए वादे करती है, लेकिन समस्या पहले की तरह ही बनी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री एक बार दिल्ली को, जनता को दिलासा दिला रहे हैं कि छठ पूजा से पहले हर हाल में इसे साफ कर लिया जाएगा।
यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सोनिया विहार में यमुना घाट का दौरा किया और जिन इलाकों में पानी साफ है वहां छठ पूजा की अनुमति दिए जाने की मांग की। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते दबाव के बीच सरकारी अमला मैदान में उतरता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन बड़ी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बड़ी सड़क दुर्घटना में करीब 36 यात्रियों की मौत हो गई। यह हादसा डोडा के अस्सर में एक बस अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में गिरने से हुआ। इस बस हादसे में करीब 19 लोग घायल भी हो गए, जिसमें 6 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को किश्तवाड़ और डोडा के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यह हादसा बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुंगल अस्सार के पास हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। इस हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए PMNRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के इटावा में नई दिल्ली दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस के जनरल कोच में आग लग गई। आग की चपेट में आने से कुछ लोग झुलस गए हैं। आग लगने के बाद कोच में भगदड़ मच गई। इंजन समेत अन्य कोचों को अलग कर दिया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे के भिवंडी क्षेत्र में एक धागे के गोदाम में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियों को लगाना पड़ा। राजस्थान में भाजपा नेता अमीन पठान जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा बड़कोट सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम तेजी से जारी है। बचाव और राहत कार्यों में वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। वायुसेना का MI-17 विमान चिन्याली सोन हवाई पट्टी पर पहुंचा। सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए आधुनिक तकनीक की मशीनें एयरफोर्स के मालवाहक हरक्यूलिस विमान से लाई गई हैं। सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए नॉर्वे और थाईलैंड की विशेष टीमों की मदद भी ली जा रही है। रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की उस रेस्क्यू कंपनी से संपर्क किया है जिसने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकाला था। नॉर्वे की NGI एजेंसी से भी संपर्क किया गया है जिसने सुरंग के भीतर ऑपरेशन में विशेष सुझाव जिससे लिए जा सके। साथ ही भारतीय रेल RVNL राइट्स एवं इरकॉन के विशेषज्ञों से भी सुरंग के भीतर ऑपरेशन से संबंधित सुझाव लिए जा रहे हैं। ओडिशा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने विश्व कप 2023 में भारत टीम को सेमीफाइनल की शुभकामनाएं देते हुए रेत की कलाकृति बनाई। नवनियुक्त कर्नाटक भाजपा प्रमुख BY विजयेंद्र ने बेंगलुरु में कार्यभार संभाला। विजयेंद्र ने आधिकारिक तौर पर अपने पूर्ववर्ती नलिन कुमार कतील से पदभार ग्रहण किया। राजस्थान में श्री गंगानगर जिले के करणपुर से विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान निधन हो गया। 75 साल के गुरमीत सिंह कुन्नर को दिल्ली एम्स में 12 नवंबर को भर्ती कराया गया था। देश भर में भाई दूज का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने आवास पर भाई दूज मनाया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच X पर भी भैया दूज की बधाई दी। पंजाब के तरन जिले के ग्राम मियामवाली में BSF के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। तलाशी अभियान के दौरान BSF और पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया जिसका इस्तेमाल सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए किया जाता था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा कस्बे में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। टिकरी गांव के पास हुए इस हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भाई दूज पर्व के मौके पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शीत ऋतु के लिए बंद हो गए। केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने के मौके पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। कपाट बंद होने के मौके पर केदारपुरी बाबा के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। केदारनाथ की डोली अब उनके शीतकालीन प्रवास स्थल ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना हो गई। इस वर्ष केदारनाथ में रिकॉर्ड तीर्थयात्री बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे। मंदिर समिति के मुताबिक इस वर्ष केदारनाथ में करीब 19,57,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि यमुनोत्री धाम में 7 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए।
देश भर में भाई दूज मनाया गया। प्रयागराज में भाई दूज के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम नदी में पवित्र स्नान किया। औरतों ने पूजा कर भाई की लंबी उम्र की कामना की। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का अंतिम संस्कार गुरुवार को लखनऊ में किया जाएगा। सुब्रत रॉय मुंबई के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की तीसरी वैयक्तिक मंत्री स्तरीय बैठक में अन्य आईपीईएफ भागीदार देशों के मंत्रियों के साथ आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ता समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका की वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो, मलेशिया के मंत्री तेंगकू जफरुल अजीज और इंडोनेशिया के मंत्री डॉक्टर IR एयरलंगा हाटोटो के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। अमेरिकी वाणिज्य सचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक में गोयल ने बढ़ते भारत अमेरिका वाणिज्यिक सहयोग और व्यापारिक जुड़ाव पर चर्चा की। दोनों पक्षों के बीच इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाने पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मंत्री स्तरीय बैठकों के दौरान केंद्रीय मंत्री ने व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर द्विपक्षीय सहयोग, बेहतर व्यावसायिक संलग्नता, WTO मामलों और आपसी हित के अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने डिकोडिंग द इनोवेशन हैंडशेक US इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप पार्टनरशिप नामक उद्योग गोलमेज सम्मेलन की सह अध्यक्षता करते हुए निवेशकों के साथ चर्चा की। एक और छोटा सा ब्रेक। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर लगातार 7वें महीने नकारात्मक बनी हुई है। वहीं बीते अक्टूबर में देश की खुदरा महंगाई दर भी 5 महीने के निचले स्तर 5% से नीचे आ गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर वैश्विक एजेंसियां लगातार अपने अनुमानों में सुधार कर रही हैं। बीते दिनों IMF ने भारत की विकास दर के अपने पिछले अनुमान 6.1% को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। मजबूत घरेलू और वैश्विक संकेतों के बाद निफ्टी ने मजबूत शुरुआत की। बुधवार को निफ्टी 231.90 अंक चढ़कर 19,675.45 पर बंद हुआ। अक्टूबर 2023 में भारत का कुल निर्यात $62.26 बिलियन और आयात $79.35 बिलियन होने का अनुमान है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात अक्टूबर 2023 के दौरान 28.23% की वृद्धि के साथ $2.38 बिलियन हो गया, जबकि अक्टूबर 2022 में ये $1.85 बिलियन था। बुधवार को कारोबार के अंत में सेंसेक्स 742.2 अंक की बढ़त के साथ 65,675.93 पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र में सभी सेक्टरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। पूर्वी यूक्रेन में रूस ने किए मिसाइल हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री इहोर क्लिमेंको ने यह दावा किया। क्लिमेंको ने आगे कहा कि एक बच्चे सहित 5 अन्य को बचाने में सफलता मिली है। हमास के मीडिया अधिकारी इज्जत अल रचेक ने दोहा से एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में उन्होंने कहा कि गाजा के अल शिफा अस्पताल में इजरायली बलों का पहुंचना कोई उपलब्धि नहीं है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शिखर सम्मेलन के साथ ही जिनपिंग एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की बैठक में शिरकत करेंगे। सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसोम, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन और अन्य अमेरिकी प्रतिनिधियों ने शी जिनपिंग का स्वागत किया। इजराइल हमास संघर्ष की वजह से यरूशलेम के पुराने शहर में तनाव बढ़ा है। पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट आई है। यरूशलेम शहर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म के लिए एक प्रतिष्ठित स्थल है। इजराइल हमास संघर्ष के बाद गाजा पट्टी में बुधवार को ईंधन पहुंचाने वाला पहला ट्रक मिस्र की सीमा से दाखिल हुआ। संघर्ष के बाद से ही इजराइल ने गाजा क्षेत्र की घेराबंदी की है। ब्रिटिश वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने दावा किया है कि ब्रिटिश सरकार मुद्रास्फीति के खिलाफ अपनी लड़ाई जीत रही है।
इजराइल सेना ने बुधवार को एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए गाजा में सैन्य अभियान चलाकर हमास के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने का दावा किया गया है। इजराइल सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियर हगारी ने बुधवार को कहा कि इजराइल सेना की ओर से शिफा अस्पताल में हमास के खिलाफ सटीक और लक्षित ऑपरेशन चलाए जाने से कई आतंकवादी ढेर हो गए हैं। अमेरिका के रक्षा प्रमुख लॉयड ऑस्टिन ने जकार्ता में आसियान के समकक्षों से मुलाकात की। वहीं दूसरी इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने जापान के रक्षा राज्य मंत्री के साथ बैठक कर क्षेत्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया। गाजा के अल शिफा अस्पताल में इजरायली सेना सहायता पहुंचा रही है। अमेरिका के ओहायो में अंतर्राज्यीय मार्ग पर छात्रों को ले जा रही एक बस और सेमी ट्रक के बीच टक्कर होने से 6 लोगों की मौत और 18 लोग घायल हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सैन फ्रांसिस्को पहुंचे हैं। इस वक्त बाइडेन ने कहा कि जिनपिंग के साथ बातचीत के दौरान उनका लक्ष्य दोनों महाशक्तियों के बीच सैन्य संपर्क सहित सामान्य संचार फिर से शुरू करना है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में लोग ठंडक पाने के लिए समुद्र की ओर उमड़े। ब्राजील के मौसम विज्ञान संस्थान ने देश में चल रही गर्मी की लहर के कारण उच्च खतरे की चेतावनी देते हुए तापमान 13 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान लगाया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी विश्व कप का पहला सेमीफाइनल पहुंचा रोमांचक मोड़ पर। भारत से मिले 398 रन के जवाब में न्यूजीलैंड ने 7 विकेट पर 313 रन बनाए। 398 रन का पीछा कर रही न्यूजीलैंड के लिए डेरेले मिचेल ने खेली शतकीय पारी। वहीं कप्तान केन विलियमसन ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। भारत की तरफ से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने शतकीय पारी खेलने में सफलता पाई। वहीं शुभमन गिल ने नाबाद 80 रन का योगदान दिया। भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने शतक लगाकर इतिहास रच दिया है। कोहली ने सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 49 शतक के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50वां शतक पूरा किया। कोहली एक वनडे विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 673 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा। कोहली की इस बार के विश्व कप में अब तक 711 रन हो गए हैं। आईसीसी विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया का सामना दक्षिण अफ्रीका से कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर खेला जाएगा। ग्रुप दौर में दक्षिण अफ्रीका दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रही थी। विश्व कप के सेमीफाइनल में स्थान नहीं बना पाने के बाद बाबर आजम ने पाकिस्तान की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सभी प्रारूपों में पाकिस्तान के कप्तान के पद को छोड़ने का ऐलान किया। बाबर आजम की कप्तानी से इस्तीफा देने के बाद शाहीन शाह अफरीदी को टी20 की कप्तानी और शान मसूद को टेस्ट की कप्तानी सौंपी गई है। वहीं वनडे टीम के कप्तान के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतर्विभागीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने टूर्नामेंट की ट्रॉफी अनावरण भी किया। दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में आयोजित हो रहे इस टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 21 नवंबर को खेला जाएगा। भारत के एचएस प्रणॉय ने चोट से उबरकर जीत के साथ कोर्ट पर वापसी की है। जापान मास्टर्स में भारतीय युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पहले दौर में हार कर बाहर हो गए हैं। रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पहली जीत हासिल कर ली है। 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच को एटीपी फाइनल्स के अपने दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है। एक अन्य मुकाबले में दूसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने पहली जीत हासिल की है। सलमान खान ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ या उससे ज्यादा की कमाई करने वाली 17 फिल्मों का अनूठा रिकॉर्ड बना दिया है। सलमान के अलावा ये कारनामा कोई और बॉलीवुड कलाकार नहीं कर पाया है। दिवाली के दिन रिलीज हुई टाइगर 3 ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 146 करोड़ का कारोबार कर लिया है। 2 दिन में ही फिल्म ने 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए गायक रैपर हार्डी संधू ने राष्ट्रीय राजधानी में 18 नवंबर को होने वाले अपने आगामी शो में फेरबदल किया है। जल्द ही वो नई तारीख का ऐलान करेंगे। साउथ के मेगा स्टार ममूटी इन दिनों अपनी फीचर फिल्म कैथल द कोर को लेकर चर्चाओं में है। इस मलयालम फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 23 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ के स्टार नंदमुरी बालकृष्ण इन दिनों अनस्टॉपेबल विद एनवीके को लेकर सुर्खियों में है। दक्षिण में इस शो को काफी पसंद किया जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।